गुड इवनिंग दोस्तों। मैं एजाज अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री से संबंधित ही एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक। इस पढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करें। मेरा पूरा दावा है कि अगर आप पूरी ध्यान से, पूरी मन लगा करके मेरे वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ इससे हासिल करेंगे। आप इसमें देखेंगे कि प्राचीन भारत हमारा बहुत बड़े बड़े एडवेंचर से भरा पड़ा है। कितने लोग, कितने मैथमेटिशियन, कितने एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर ऐसे पैदा हुए हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जो हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देखते, पलट के नहीं देखते, याद नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को इसी तरह से एक बहुत बड़े खगोल वैज्ञानिक जिसका नाम था आर्यभट्ट, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, इनके बारे में, जिसे खगोल विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, इनके बारे में आज मैं बताऊंगा। खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट जो थे, इनका जन्म 476 में हुआ था, 476 और 550 तक ये जिंदा रहे। इस बीच इनके पैदा होने के बारे में अनेक बातें हैं। कोई कंफर्म तो नहीं है क्योंकि इन्होंने अपनी डेटिंग नहीं दी है, समय नहीं दिया है कब पैदा हुए, कब टाइम। लेकिन इतना जरूर है कि ये साउथ इंडिया में अश्मक नामक स्थान पे पैदा हुए। साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में है, जो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में अश्मक नामक स्थान पर ये पैदा हुए। इन्होंने अपनी स्टडी नालंदा में किया, नालंदा यूनिवर्सिटी के उस समय महाविहार बोला जाता था महाविहार। ये विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी, ये नालंदा महाविहार में इन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने पाटलिपुत्र, जिसे कुसुमपुर भी ऐसा माना जाता है, पाटलिपुत्र में या तो कोई जगह रही हो कुसुमपुर, या पाटलिपुत्र को ही कुसुमपुर बोलते रहे हो। पाटलिपुत्रा में कोई ऐसी जगह थी कुसुमपुर, जहां पर उन्होंने अपने ज्ञान का भंडार एक किताब के रूप में उड़ेल दिया था। उस किताब का नाम है आर्यभट्टीय। उस किताब का नाम आर्यभट्टीय है। यह आर्यभट्टीय सिर्फ एस्ट्रोनॉमी की ही नहीं, खगोल विद्या की ही नहीं, बल्कि मैथमेटिक्स की भी बहुत सारा ज्ञान समेटे हुए है। खगोल विद्या क्या होती है मैं आपको बताऊं। पृथ्वी यानी ये जमीन और वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर है पूरा, उसके बाहर की सारी चीजों का अध्ययन, अवलोकन, विश्लेषण और व्याख्या एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। ये एस्ट्रोनॉमी, ये इसमें यानी चांद तारों की बातें, हवाओं की बातें, सॉरी हवा नहीं, हवा तो वायुमंडल का हिस्सा होती है, तो जो भी वायुमंडल से परे है, जमीन से परे है, उन सब की बातें इसमें, उन सब का अध्ययन इस एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि आर्यभट्ट के याद में, इनकी मेमोरी को ताजा करने के लिए भारत सरकार ने 19 अप्रैल 1975 में, 19 अप्रैल 19 अप्रैल 1975 में एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था आर्यभट्ट। यह हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट था।
जिसे लॉन्च किया गया था, और इस खगोल शास्त्री के लिए ये ऐसा किया गया था, ऐसा लॉन्चिंग हुई थी। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि इस तरह से हमारे पुरखों को, हमारे पुराने लोगों को, जो लोग हमारे लिए कुछ करके गए हैं, उनको किसी ना किसी बहाने हम याद करें। अब मैं बताना चाहूंगा ये पुस्तक जो इन्होंने, ये ग्रंथ जो इन्होंने आर्यभट्टिया लिखी है, वो क्या चीज है, क्या क्या उसमें इन्होंने बताया है। हिंदी काफी मुश्किल है बच्चों, मैं हिंदी में ही बताऊंगा। इसमें इन्होंने, इसमें हम देखते हैं 121 श्लोक हैं, ये पूरी संस्कृत भाषा में है, 121 श्लोक हैं, और 4 इसके हिस्से हैं, 4 पार्ट यानी भाग हैं, 4 भाग। ये कौन कौन से भाग हैं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं एक एक करके। एक है 10 गीतक पाद, 10 गीतक पाद, ये पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है इस किताब का। इस 10 गीतक पाद में 13 श्लोक हैं, 13 श्लोक है, कुल मिला के 13 है। और इन श्लोकों में सूरज, जमीन और ग्रहों का जो चक्कर बताया गया है कि कौन कौन से चक्कर, सूरज भी अपने धुरी पे चक्कर लगाता है, उसके ऊपर पृथ्वी, उसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी के चारों तरफ चांद चक्कर लगाता है। तो इस तरह से चांद, सूरज, जमीन, इन सब के चक्कर लगाने के बाद इसमें 10 गीतक पाद में कही गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस 10 गीतक पाद में अक्षरों को, अंकों को, जैसे पहले अक्षरों में लिखा जाता था गिनती को, अब उसे अंकों में, यानी गिनती को अक्षरों की जगह, वर्ड्स की जगह पे इन्होंने उसमें किया, इन्होंने नंबर्स में। जैसे पहले क्या लिखा जाता था, 8 मान लिया लिखा, तो उसे अब ये इस तरह से लिखा जाए लगा 8। 10 है तो पहले 10 इस तरह से, सॉरी, पहले 10 होता था, 10 को फिर इस तरह से अंकों में लिखा गया और नंबर में लिखा गया, गिनती में लिखा गया। 1000, 10,000 सबको पहले वर्ड्स में लिखा जाता था, जैसे 10,000 इस तरह से लिखा जाता था। जबकि इन्होंने उस 10,000 को इस तरह से, इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने शून्य का आविष्कार किया, आर्यभट्ट ने। हालांकि ये बात सही नहीं है कि इन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, इन्होंने इसको अंकों में लिखना बताया था भारत में, कि किस तरह से गिनती में लिखा जाए, वर्ड्स में ना लिखा जाए इनको। तो इस तरह से ये 10 गीतक पाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये न सिर्फ जमीन, सूरज और चांद के चक्कर लगाने की बात बताता है, बल्कि तमाम सारी गिनती में लिखने को, वर्ड्स की जगह गिनती में लिखने को, यानी नंबर में लिखने की बात भी करता है, बताता है, तरीके भी बताता है इसमें सारी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, गणित पाद। गणित पाद, जैसा कि इसका नाम ही है, गणित पाद यानी गणित के बारे में है, 35 श्लोक हैं। ये गणित पाद ही इन्हें बहुत बड़ा गणितज्ञ घोषित करता है, यानी मैथमेटिशियन बताता है, क्योंकि ये पहले व्यक्ति हैं आर्यभट्ट जिन्होंने एक नई तरह की मैथमेटिक्स, जिसे बीज गणित कहा जाता है, अलजेब्रा, इसका आविष्कार किया। अलजेब्रा बच्चों उससे पहले नहीं था, अलजेब्रा जो था ये आर्यभट्ट ने शुरू किया। आप बीज गणित के अलावा, यानी अलजेब्रा के अलावा, इसमें देखते हैं अरिथमेटिक या रेखा गणित और गणित यानी मैथमेटिक्स, ये तमाम सारी चीजों के बारे में इस गणित पाद में बताया गया है। यानी कि इस ग्रंथ में ये सारी चीजें बताई गई हैं दूसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट जो है काल क्रिया पाद, काल क्रिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस काल क्रिया पाद में हम देखते हैं कि श्लोकों की संख्या 25 है, 25 श्लोक हैं, जो इससे थोड़ा
कम है। इस काल क्रियापद में महीनों, वर्षों, युगों, इसमें महीना, वर्ष, युग, महायुग का वर्णन है। ये महायुग, वर्ष, महीना क्या चीज होता है? इन्होंने महीने के बारे में बताया। ये तीसरे में इन्होंने कि महीना भी दो तरह का होता है। एक सोलर कैलेंडर या लूनर कैलेंडर के हिसाब से जो मंथ होता है वो अलग अलग होता है। सोलर कैलेंडर का जो मंथ होता है वो बड़ा होता है, लूनर कैलेंडर का जो मंथ होता है छोटा होता है। मैं इसको भी डिटेल बताऊंगा, लेकिन फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, वो है गोलपाद। चौथा, गोलपाद। गोलपाद में कुल 50 श्लोक हैं, यानी बहुत बड़ा है ये गोलपाद। ये पूरी तरह से इस एस्ट्रोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है। और इसमें तमाम सारे ग्रह, चांद, सूरज, जमीन या पृथ्वी, इन सब के बारे में बहुत डिटेल बात की गई है। और इनकी गति, किस गति से ये घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कौन किसके चक्कर लगा रहा है, ये भी इसमें बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे चांद और सूरज में ग्रहण लगते हैं। ग्रहण कैसे लगता है चांद में भी और सूरज में भी, इसमें साफ साफ इन्होंने गोलपाद में बताया कि इसका सही कारण बताया। ये बताया इन्होंने कि जमीन जो है वो गोल है। पहले तो ऐसा माना जाता था ना, एक मान्यता थी धार्मिक तौर पे कि पृथ्वी जो है इस तरह से सपाट है, ऐसे ही जमीन है। और लेकिन उन्होंने बताया इसमें गोलपाद में कि पृथ्वी गोल है। चपटी है या कैसी है ये बाद की बात है, लेकिन गोल होना, आर्यभट्ट ने भारत के पहले एस्ट्रोनॉमर हैं जिन्होंने ये बात बताया कि जमीन गोल होती है और वो चक्कर लगाती रहती है सूरज के। सूरज चांद जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और इस तरह से ग्रहण होता है। तमाम सारी चीजें मैं बताऊं ग्रहण के बारे में। इन्होंने बताया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं सोलर इक्लिप्स होता है। सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण को बताया कि पहले ये सूरज है, सन, इसके बाद है चांद, मून, इसके बाद है अर्थ। जब सूरज और जमीन के बीच में चांद आ जाता है तो सोलर इक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण लगता है। यानी कि जब इंसान यहां से देखेगा तो ये सूरज यहां से ढका हुआ दिखेगा, है कि नहीं। इधर से देखा मान लिया तो ये तो चांद दिखाई देगा, इधर का कुछ दिखाई नहीं देगा। यानी कि पूरी तरह से दिन में सूरज क्योंकि निकलता है तो दिन में अंधेरा छा जाएगा। और यही प्रक्रिया अगर दूसरी तरह से हम देखते हैं, ये सूरज है, बीच में जमीन आ जाती है और यह है मून, यहां पे चांद है। ऐसी स्थिति में इसको लूनर इक्लिप्स कहेंगे, यानी चंद्र ग्रहण। ये लूनर इक्लिप्स होता है यानी चंद्र ग्रहण। इसमें चांद नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसकी सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ेगी और ये जमीन की परछाई पूरे चांद को ढक लेगी रात में। तो इस तरह से रात में जो हमें सूरज चांद दिखाई देता है वो चांद हमें दिखाई नहीं देगा, ऐसा आर्यभट्ट ने बताया, जो बिल्कुल ही सही कारण है। और अब भी वैज्ञानिक इसी बात की बात करते हैं। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को, इन्होंने बताया तमाम सारी बातें कि पृथ्वी की परिधि की लंबाई कितनी है। पृथ्वी ये जमीन है, ये होती परिधि। ये देखिए ये गोल गोल जो भी है ये परिधि है। इसकी लंबाई इन्होंने बताया कि 39968 39,968.05 किलोमीटर।
इन्होंने बताया कि इतना है परिधि की लंबाई, और ये जो है जमीन अपने एक्सिस पे भी घूमती है, अपने अक्ष पे घूमती है, और सूरज के भी चक्कर लगाती है। तो इस तरह से सारे ग्रह एक साथ परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के जमीन के घूमने से दिन और रात होते हैं। डे नाइट कैसे होता है? जमीन चक्कर लगा रही है, घूम रही है, इस वजह से उनकी पोजीशन जिस तरह से होती है, तो दिन और रात इसी तरह से होते हैं। इन्होंने बताया कि आर्यभट्ट ने बताया कि एक दिन का समय होता है 23 घंटा, 23 घंटा 56 मिनट और 4.1 सेकेंड। 23 घंटा 56 मिनट 4.1 सेकेंड, यानी एक दिन बताया इन्होंने। एक दिन का समय इन्होंने बताया कि एक साल उसी तरह से 365 दिन, 365 डेसिमल। याद रहे कि इन्होंने डेसिमल सिस्टम भी शुरू किया था, दशमलव प्रणाली भी शुरू करने वाले यही आर्यभट्ट हैं। इन्होंने पाई का मान बताया था, डेसिमल पॉइंट के बिल्कुल एक्यूरेट क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। इन्होंने बताया कि 365 डेज .25868, यानी 5 पॉइंट तक इन्होंने ये बताया कि इतने, यानी 365 दिन का एक साल होता है। एक चांद का महीना, यानी चांद का महीना जो होता है, यानी लूनर मंथ जो होता है, उसका टाइम इन्होंने बताया 27.32167 डेज। और सूरज का महीना, यानी सूरज का महीना सोलर मंथ जो है, वो उसका इन्होंने बताया कि पूरा इन्होंने 30 दिन 30 डेज का इन्होंने बताया कि सूरज 30 दिन का होता है, सोलर मंथ जो होता है। इन्होंने एक बार और बताई कि गणित में पाई का मान बताया। इन्होंने एक एक्चुअली टर्म है पाई का मान, इन्होंने पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पाई का मान निकाला था, और इन्होंने दशमलव के 4 अंकों तक इनका बताया। पाई का मान इन्होंने बताया 3.1416। पाई क्या होती है पहले बताओ। जैसे कोई वृत्त है, गोल है, तो ये चारों तरफ की लंबाई और इसका व्यास, इसका जो अनुपात है वो पाई कहलाता है। और पाई का मान 22/7, जैसा कि आप सब जानते हैं, 3.1416 होता है। ये इन्होंने बताया। इसमें इन्होंने ये भी बताया युगों के बारे में, कालपाद भी इन्होंने बताया कि कितने युग होते हैं। इनके अनुसार जैसे हिंदू धर्म में है कि सतयुग, सबसे पहला युग है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इस तरह से एक सब मिलाकर के ये महायुग होता है। यानी कि महायुग, एक युग, इनके हिसाब से एक युग जो होता है 10,80,000 साल का होता है। एक युग, हर युग 10,80,000 साल का होता है। इस तरह से एक महायुग जो हुआ वह 43,20,000 43,20,000 साल का होता है। तो ये जो है, ये पूरा महायुग जो होता है, यानी कि एक पूरा युग जब से दुनिया बनी है या कयामत तक,
ये इस तरह से इन्होंने बताया कि ये 4 युगों में बटा होता है। सतयुग यानी कि जब आदमी बिल्कुल नंगा रहता था, कुछ नहीं जानता था, कोई छल कपट नहीं था। इसके बाद जो आया आर्यन पीरियड यानी त्रेता युग आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आजकल चल रहा है। कलयुग के बाद फिर पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, दुनिया समाप्त हो जाएगी, ऐसा मानना है इस हिंदू धर्म में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें कई बातें याद करने लायक है। एक तो ये कि डेसिमल सिस्टम शुरुआत की थी दशमलव प्रणाली आर्यभट्ट ने। बीज गणित यानी कि अलजेब्रा शुरुआत की यहां पे आर्यभट्ट ने। इसके अलावा अक्षरों की जगह पर अंकों में लिखने का प्रचलन भी आर्यभट्ट ने शुरू किया था। तो ये बच्चों आर्यभट्ट का हमारे मैथमेटिक्स में, हमारे एस्ट्रोनॉमी में, खगोल विज्ञान में, ज्योग्राफी में ये बहुत बड़ा रोल है। और इसमें हमें कम से कम अगर उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे सकते तो कम से कम उनके बताए हुए फार्मूलों को देखें, उनको पढ़ें, उनको याद रखें और आने वाले जो रिसर्चेज हैं उनसे हम कंपेयर करें। बस मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा। नेक्स्ट डे दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।